हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। तो क्लास थर्ड में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। क्लास थर्ड को मैंने नई किताब से पढ़ाया है। क्लास फोर्थ को और फिफ्थ को मैंने पुरानी किताब से पढ़ाने के लिए कहा था। तो क्लास फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। कुल 12 वीडियो हैं क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की। आज से क्लास फिफ्थ की बुक की शुरुआत मैं कर रही हूँ। नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो कमेंट में नोट्स ज़रूर लिखिएगा। तो मैं ये टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगी, कोई पैसे नहीं मुझे चाहिए। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लिखिए कि आपको नोट्स चाहिए हैं, तो मैं इसे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। आज से क्लास फिफ्थ की बुक की शुरुआत मैं कर रही हूँ, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन आसपास। और ये पुरानी किताब है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम के लिए पुरानी किताबें ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास फिफ्थ की बुक का पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसका नाम ही है कि कैसे पहचान लिया चींटी ने दोस्त को। तो जायज सी बात है कि इसमें चींटियों के बारे में सबसे पहले बताया गया है। तो चींटियां चलते समय जमीन पर ऐसा रसायन छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये कतार भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगा रखी है कि ये जो चींटियां हैं ये एक सीधी लाइन में, यानी कि एक चींटी जा रही है, उसी के पीछे दूसरी चींटी जाएगी और उसी के पीछे अन्य चींटियां चलती चली जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चलते समय ये एक ऐसा रसायन छोड़ती हैं जिसे फेरोमोन्स कहते हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो तभी आपने देखा होगा जब भी चींटियां चलती हैं तो एक कतार में ही चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छर जो है मनुष्य के शरीर की गंध, खासकर तलवे की और शरीर की गर्मी से मनुष्य को ढूंढ लेता है। महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिखे हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, तो वही लिखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मच्छर जो होते हैं ये मनुष्य के शरीर की गंध, अब खासकर ये तलवों की गंध से पहचान लेते हैं और शरीर की गर्मी से मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। तो जब कभी भी आप बैठे होंगे तो सबसे पहले मच्छर आपके पैरों में काटेंगे, क्योंकि तलवों की इन्हें गंध आती है और शरीर की गर्मी से ये महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो आ जाते हैं वहीं पर काटने के लिए। आगे लिखा है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ये रेशम का कीड़ा है। मच्छर का चित्र मैं ना भी लगाती तो भी कोई बात नहीं थी, मच्छर तो सभी ने देखे हैं। रेशम का कीड़ा नहीं देखा होगा तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं रेशम के कीड़े को। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि एक ऐसा जो कीड़ा है ये अपनी मादा को दूर से ही पहचान लेता है, तो उसका नाम बताना होता है, ऑप्शन दिए जाते हैं, तो रेशम का कीड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। तो जो कुत्ता होता है इसकी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये दूसरे कुत्ते के मलमूत्र से जान लेता है कि इस इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आ गया है, तो ये भौंकना शुरू कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुत्ते जो होते हैं बहुत वफादार होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे लिखा है ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। अब पक्षी सभी ने देखे होंगे, तो इनकी जो आंखें होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये अन्य चित्र भी पक्षियों के मैंने लगा रखे हैं। तो इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। अब जो पक्षी हैं ये एक ही समय में दो अलग अलग चीजें देख सकते हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये क्षमता नहीं है, लेकिन पक्षियों के पास है। इनकी आंखें, पहली बात तो यही है कि इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए ये गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं और इनकी आंखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं सकती। ये सब कुछ मैंने लिखा है,
तो अभी आगे आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल सामने देख रहे हों तब ये किसी एक ही वस्तु को देख रहे होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मैंने लिखा है कि कई पक्षी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। अभी मैंने ये बात आपको बताई थी, क्योंकि पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वह घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, तो इसीलिए ये अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि उल्लू जो होता है इसकी आंखें सिर के दोनों तरफ नहीं होती हैं, बिल्कुल सामने होती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अधिकतर आप पक्षियों के देखेंगे आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, लेकिन उल्लू की बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं। आगे लिखा है पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। तो पक्षियों के हम लोगों जैसे कान नहीं होते हैं, और जो अन्य जानवर होते हैं कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, इनके भी कान जो है दिखाई देते हैं। एक लेसन मैंने आपको पढ़ाया था कान कान में, तो जो भी लगातार वीडियो देख रहा है तो वो अच्छे से इस बात को समझ गया होगा। तो पक्षियों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, कान की जगह उनके पास छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पक्षी ऐसे हैं जैसे चील बाज गिद्ध, ये पक्षी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर से देख लेते हैं। जो चीज मनुष्य को 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो इनकी जो देखने की क्षमता होती है, किनकी, चील बाज और गिद्ध की, तो इनकी देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। तो ये चील आप देख सकते हैं, ये बाज है, ये गिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लिखा है रात में जागने वाले हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, शायद 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि रात में जागने वाले हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं, लेकिन दिन में जो जानवर जागते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। तो ये रात में जागने वाले जो होते हैं, यहाँ पर मैंने 2 चित्र लगा रखे हैं, एक चमगादड़ एक उल्लू। आगे लिखा है सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही महसूस करते हैं। तो सांप के पास बाहरी कान नहीं होते हैं, ये जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करते हैं, और इसी से इन्हें पता चल जाता है कि इनके पास कोई आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में बताया गया था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, कुछ जानवरों के बारे में और सुनामी के बारे में भी बताया गया था। काफी बड़ा लेसन है, और क्लास 5th में भी जो लेसन, यानी क्लास 5th में जो भी लेसन है वो सभी बड़े बड़े हैं। अब पहले जो वीडियो आए हैं तो एक साथ मैंने 2-2 3-3 लेसन पढ़ा दिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे से लेसन थे, उनमें टॉपिक भी कम थे, लेकिन ये लेसन काफी बड़ा है, कई महत्वपूर्ण तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो सुनामी के बारे में सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है, फिर सुनामी के बारे में। तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी कुछ जानवर विशेष प्रकार की हरकतें करने लगते हैं, यानी हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है जिससे नुकसान होने वाला है। तो ये जानवरों को महसूस हो जाता है। अब जो लोग इन जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, तो वे उन्हीं के अनुसार अपना जो बचाव कार्य है वो कर लेते हैं। जैसे सन 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया था। इस तरह इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो अंडमान निकोबार में जब सुनामी आने से पहले जानवरों ने कुछ अजीब व्यवहार किया, चेतावनी भरी आवाजें निकाली, तो ये वहां की एक आदिवासी जनजाति थी, वो समझ गई कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। तो कुछ समय बाद वहां पर सुनामी आ गई, तो इस तरह वो लोग बच पाए थे, क्योंकि जो जानवरों का व्यवहार था वो लोग समझ गए थे। एक खास आदिवासी जाति थी, वो समझ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सुनामी का एक मैंने चित्र लगाया हुआ है जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, जान माल की हानि हुई थी।
तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। आगे लिखा है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अब ये भाषा वही जानवर समझते हैं, अपनी एक दूसरे की भाषा। जो डॉल्फिन है वो भी कई तरीके की आवाज निकालती है, एक दूसरे से बातें भी करती हैं और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। आगे लिखा है, बहुत से जंतु किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और महीनों तक दिखाई नहीं देते। जैसे छिपकली सर्दियों के मौसम में अचानक ही कहीं गुम हो जाती है। तो ये आप छिपकली देख सकते हैं, सर्दियों के मौसम में ये कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये जो छिपकली है ये अनियत तापी जीव है। तो सर्दियों के मौसम में ये अपने शरीर के तापमान को मेंटेन नहीं कर पाती है, इसीलिए ये छिप जाती है और फिर कई महीनों तक दिखाई नहीं देती। जब तक सर्दी रहती है तब तक ये नहीं दिखाई देती। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक ऐसे जानवर के बारे में लिखा है जो बहुत ही ज्यादा आलसी है और इसका नाम है स्लॉथ। तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। देखने में ये भालू जैसे ही लगते हैं पर ये भालू नहीं है, ये होते हैं स्लॉथ। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। तो 24 घंटे में ये 17 घंटे सो के निकाल देते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इनमें इतना आलस भरा है कि ये कहीं और जाना ही नहीं चाहते, इसीलिए जिस पेड़ पर लटकते हैं उसी की पत्तियां खाते रहते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, 2 चित्र मैंने लगा रखे हैं। ये तो एनिमेटेड है, ये असली चित्र है ऊपर वाला। तो इसी तरीके से ये लटके रहते हैं, पेड़ की डाल पर उल्टे लटकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्लॉथ महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, इस बार पूछे जाने की भी संभावना है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि स्लॉथ के बारे में सत्य कथनों को बताइए या फिर असत्य कथनों को बताइए। तो सत्य आपको याद रखने हैं, सत्य पूछे जाएंगे तो भी बता देंगे, असत्य पूछे जाएंगे तो भी बता देंगे। तो ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं, इसीलिए कहीं और जाने की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। अब जिस पेड़ पर लटके थे उसके सारे पत्ते खा लिए, तब ये अपने पास वाले पेड़ पर चले जाते हैं। जो भी इनके नजदीक होता है जो पेड़, उस पर ये जाते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो पूरे सप्ताह में एक ही बार सोच करते हैं और तभी पेड़ से नीचे उतरते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। तो इनका जीवन काल कितना है, 40 वर्ष का है और कुल 8 पेड़ों पर ही ये घूम पाते हैं। तो इतने आलसी होते हैं ये, बस आपको ये याद रखना है कि स्लॉथ जो है बहुत आलसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ना लेना चाहें तो फिर नोट्स मैं दे ही दूंगी, तो वहां से आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब लिखा है बाघ के बारे में। तो लिखा है बाघ जो है अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ ही है, तो ये भी आपको याद रखना है और पता भी होगा आपको। तो बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अंधेरा हो फिर भी ये मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख पाएंगे। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो इसकी जो मूंछें होती हैं ये आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे। ये मूंछें हैं, ये हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और इन्हें पता चल जाता है कि शिकार कितनी दूरी पर है। और ये मूंछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी यदि आप यहाँ पर हैं और 3 किलोमीटर दूर बाघ गुर्रा रहा है
तो आपको सुनाई देगा। आपसे 3 किलोमीटर दूर बाघ यदि गुर्रा रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो यही लिखा है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। आगे लिखा है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। जैसे कुत्ते पहचान लेते हैं, ऐसे ये भी पहचान लेते हैं दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को। आगे लिखा है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में चलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। अब ये इतना होशियार है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या फिर झाड़ियों में कोई शिकार है और वो चल रहा है, तो ये आवाज में अंतर को भांप लेता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या फिर कोई जानवर है वहां पर। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो बाघ के जो दोनों कान होते हैं, ये बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। तो एनसीईआरटी किताबें इतनी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है और प्रत्येक टॉपिक बहुत अच्छा है और बाघ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। बाघ के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाघ बहुत होशियार होता है। अब लिखा है, जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार क्यों कर लिया जाता है? तो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसके सींग, शेर मगरमच्छ को और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त होती है, इसीलिए इसका शिकार किया जाता है। तो हाथी के जो दांत होते हैं, इनसे कंगन बनाए जाते हैं और भी कई चीजें बनती हैं, तो इसीलिए इनको मार दिया जाता है। इनके ये जो दांत हैं, ये निकाल लिए जाते हैं। ये जो गैंडा है, इसे आप देख रहे हैं, इसके सींग के लिए इसे मार दिया जाता है। और जो कस्तूरी मृग होता है, इससे कस्तूरी प्राप्त होती है, तो इसीलिए इसका भी शिकार किया जाता है। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। ये भी याद रखिएगा कि जो शेर होता है, मगरमच्छ होता है और सांप, इसे खाल के लिए मारा जाता है, इनकी खाल बेची जाती है। तो देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब लगातार किसी जानवर का शिकार किया जाता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो सरकार ने जो शिकार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाठ 1 यहीं पर खत्म होता है। 2-2 लेसन में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो लेसन है, लेसन भी कई ज़्यादा हैं, तो 2-2 लेसन में कंप्लीट पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैंने पूरा पढ़ाने के लिए कहा है एनसीईआरटी से, तो मैं पूरा ज़रूर पढ़ाऊँगी और जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊँगी। तो पाठ 2 है कहानी सपेरों की। किस किसने सपेरे देखे हैं? जो सांप पालते हैं, बीन बजाते हैं, इस तरीके से पिटारा रखते हैं। ये चित्र मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो जो लोग बीन बजाते हैं और सांपों को बीन की धुन पर नचाते हैं, ये कालबेलिया कहलाते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहे जाते हैं कालबेलिया। इनकी जिंदगी सांपों से जुड़ी रहती है और ये कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। बड़ा ही अच्छा लेसन है और 1-2 प्रश्न मिलेंगे आपको इस लेसन से। ये अपने पास एक टिन का डिब्बा रखते हैं जिसमें कई रोगों की दवा होती है। ये सभी जड़ी बूटियां जंगल से इकट्ठा करते हैं। तो ये लोग अपने पास बीन रखते हैं, सांपों को बीन की धुन पर नचाते हैं और ये कहलाते हैं कालबेलिया। इनकी जिंदगी सांपों से जुड़ी है। ये कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। ये अपने पास एक टिन का डिब्बा भी रखते हैं जिसमें कई रोगों की दवाई होती है, लेकिन ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं होती, बल्कि ये जड़ी बूटियों से जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके ये दवाई बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दवाइयों के बदले लोग इन्हें कभी अनाज तो कभी पैसे देते हैं। तो दवाइयों के बदले कभी इन्हें कोई अनाज दे देता है, कभी पैसे दे देता है। जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो लोग इन्हें बुलाते हैं, क्योंकि ये सांप के काटने की दवा देते हैं। तो किसी को यदि सांप काट ले तो लोग इन्हें बुलाते हैं, क्योंकि इनके पास दवाई होती है सांप के काटने की। ये लोग बचपन से ही सांप पकड़ना जानते हैं। आगे लिखा है, सांपों को ये अपनी पूंजी समझते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। सांपों को ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। तो ये सांप को अपनी पूंजी समझते हैं, क्योंकि इनका जो परिवार है इसी से चलता है। सांपों के द्वारा ही ये कुछ पैसे कमा लेते हैं, तो उन्हीं पैसों से इनका परिवार चलता है। तो ये सांपों को अपनी पूंजी समझते हैं, तोहफे में शादियों में, अपनी बेटी की शादियों में तोहफे के रूप में देते हैं, और जो इनकी आने वाली पीढ़ी होती है उन्हें भी सौंपते हैं। आगे लिखा है, कालबेलिया नृत्य में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो ये कालबेलिया नृत्य है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब सरकार ने कानून बना दिया कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो अब कानून बन गया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, ना ही अपने पास रख सकता है। तो इन लोगों का जो व्यवसाय था, जो ये कुछ पैसे कमा लेते थे, वो अब खतरे में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में आपको जहरीले सांपों के बारे में बताया गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जहरीले सांपों के प्रकार पूछे जा चुके हैं। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। देखिए, सांप तो कई प्रकार के पाए जाते हैं भारत में, लेकिन जहरीले 4 ही होते हैं। कौन कौन से? नांग, करैत, दोबोइया, अफाई। ये नाग है, ये करैत है, ये दोबोइया है और ये अफाई है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से ये प्रश्न बन चुका है कि सांप जब काटता है, और ये भी पूछा गया है कि सांप के जो जहरीले दांत होते हैं खोखले, वो कितने होते हैं, 2 या 4। इस तरीके से भी प्रश्न बना है। तो आपको याद रखना है, उसके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं और उन्हीं से व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है जिस व्यक्ति को ये काटता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत ही जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। तो एक ही इसका उपाय है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो तुरंत उसे जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए, और इस दवाई का नाम है सीरम। अब ये जो सीरम है ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो ये जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर मुफ्त में दवाई मिलती है, तो सांप के कांटे की दवा भी वहीं पर मिल जाती है, और ये जो सीरम है ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो ये आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नांग गुम्फन के बारे में। तो ये रंगोली की डिजाइन है। ये डिजाइन जो है रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें सांप जैसी आप देख सकते हैं, ये नांग गुम्फन है। तो इसका प्रयोग किया जाता है रंगोली में, कढ़ाई में और दीवारों को सजाने के लिए। सांप जैसे इसमें बने होते हैं। देखिए, सांप एक दूसरे में फंसा कर ये बनाई जाती है डिजाइन, तो इसे कहा जाता है नांग गुम्फन, इसीलिए इसे नांग गुम्फन कहा जाता है। आगे लिखा है बीन पार्टी के बाजे, और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बीन, तुम्बा और खंजरी और ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों कौन कौन? बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बस यही आपको याद रखना है। 4 बीन पार्टी के बाजे हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। इसमें से बीन, तुम्बा और खंजरी ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो पाठ 2 जो है यहीं पर समाप्त होता है। 2 लेसन मैंने आज पढ़ाए हैं, पहला और दूसरा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और काफी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें मैंने पढ़ाए हैं।
तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो एक बार समय निकाल कर ज़रूर देख लीजिए। और एसएसटी को एनसीईआरटी से सीधा किताबों से ही पढ़ा रही हूँ, उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो यदि आप पेपर 2 भी देने वाले हैं, आपका विषय एसएसटी है, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।